गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिए थे, आक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिए थे और क्रिस्टलीय आक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ लिया था। जिसने भी ये क्लास ना ली हो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब हमें क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ना है कि वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, और अवयवी कण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, ठीक है, और कोई धातु परमाणु भी हो सकता है। तो इसी आधार पर अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। इसके आधार पर अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया है। आप लिख सकते हैं। इसका पहला प्रकार होता है आणविक ठोस। क्या होता है? आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक ठोस। और तीसरा होता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस। तीसरा क्या होता है? धात्विक ठोस। इसके बाद चौथा होता है सहसंयोजी। सहसंयोजी या इसी को बोलते हैं जालक। सहसंयोजी या जालक या नेटवर्क, ठीक। इसी को आप सहसंयोजी बोल सकते हैं, जालक बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं, ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस इतने प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या जालक या नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो अब आप हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी बुक में और पहली हेडिंग लगा लीजिए आणविक ठोस। आणविक ठोस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आणविक ठोस क्या होता है, ठीक है। तो आणविक ठोस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आणविक ठोस में क्या होता है आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे ये देखो H2 हो गया, I2 हो गया, ये एक अणु है ना, ये भी एक अणु है, ठीक है। इनके आधार पर आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कैसे 3 प्रकार के होते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लेना। पहला इसका प्रकार होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। पहले अध्रुवीय लिखेंगे आप, पहले आप लिखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस मतलब ऐसे अणु होंगे जिनके बीच में जो सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो 2 समान प्रकार के परमाणुओं में पाया जाएगा, ठीक। जैसे कि यही है आपका I2 हो गया, H2 हो गया। तो अध्रुवीय ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु अध्रुवीय सहसंयोजी बंध से जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही वाला हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक। इसके बाद इसी का दूसरा प्रकार होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसी का दूसरा प्रकार आप लिखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य
ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में पढ़े हुए थे, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी भी होता है, अध्रुवीय सहसंयोजी भी होता है ना। तो इसी तरीके से उसी बंध के आधार पर इन ठोसों को भी हमने क्या बोला गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन से आ जाएगा, जैसे कि अपना HCl हो गया, इसका सॉलिड फॉर्म हो गया। ठीक है, HCl का सॉलिड फॉर्म हो गया। इसके बाद और आप देख सकते हैं कि SO2 हो गया, SO2 का सॉलिड फॉर्म हो गया, SO2 सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्रुवीय होगा, ये अध्रुवीय हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट परमाणु हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ था कि दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच में जब सहसंयोजी बंध बनता है तो वो कैसा होता है, वो ध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में ये आ जाएंगे और ध्रुवीय आणविक ठोस में ये आ जाएंगे। एक और होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। एक क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, इसको भी आप लिख लेना। तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, ये सब अभी आणविक ठोस के ही प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो बर्फ होती है, बर्फ, ठीक, बर्फ सॉलिड फॉर्म में होती है, जल का ही सॉलिड रूप होती है बर्फ। जल में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बर्फ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के परमाणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि ये H2O होता है। ठीक है, H2O एक अणु है, लेकिन इस अणु के ये दोनों परमाणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों परमाणु नहीं, इसके अलावा जो दूसरा परमाणु होता है और दूसरा अणु होता है, जैसे ये दूसरा ये H2O हो गया, ये भी H2O हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये यहाँ पर जुड़े रहते हैं। इन दोनों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक अणु है, ये एक अणु है, ये एक अणु है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, जो जल होता है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहता है और उसी को जब सॉलिड फॉर्म में बदल दिया जाता है तो वो आ जाता है उसका बर्फ रूप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, बर्फ हो गया या फिर ठोस NH3 हो गया। ठीक है, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अमोनिया के जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो किसके द्वारा जुड़ते हैं, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं और उसको जब हम ठंडा करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो ये हो गए आणविक ठोस के प्रकार। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग लगानी है आयनिक ठोस। दूसरा कौन सा ठोस था हमारा, आयनिक ठोस था। नहीं, ऐसा करते हैं, इसके पहले अभी हम आणविक ठोस के गुण लिख लेते हैं। ठीक है, इसके आप लक्षण और लिख लीजिए। आणविक ठोस के लक्षण आप लिख लेंगे। ठीक है, तो लक्षण क्या क्या होंगे, सबसे पहला लक्षण आप लिखेंगे कि ये ठोस मृदु होते हैं। कैसे होते हैं, मृदु ठोस लिखना, ये ठोस मृदु ठोस होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं होते हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे जब ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते हैं तो इनके गलनांक भी क्या होंगे, कम होते हैं। ठीक है, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इनके गलनांक कम होते हैं। आणविक ठोसों के गलनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है जिसकी वजह से इनका गलनांक भी कम होता है। इसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इनका जो विद्युत चालकता का गुण है, जो हमने अभी ध्रुवीय सहसंयोजी और अध्रुवीय सहसंयोजी पढ़ा था। ठीक है, उसमें आप अगर सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे तो वो विद्युत का चालन करता है। अध्रुवीय जो होता है वो विद्युत का बिल्कुल से कुचालक होगा और ध्रुवीय विद्युत का सुचालक होगा। लेकिन ठोसों में विद्युत के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो चाहे ध्रुवीय आणविक ठोस हो और चाहे अध्रुवीय आणविक ठोस हो, इन दोनों में ही विद्युत का चालन नहीं होगा क्योंकि दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आणविक ठोस होते हैं क्या होंगे हमारे, आणविक ठोस
विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, और आणविक ठोस यानी कि अणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसीलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक दो पॉइंट और आपको लिखना हो अगर तो ठीक है, आप इतने ही पॉइंट लिखिएगा, इतने ही काफी हैं, पर्याप्त हैं। इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे आयनिक ठोस। दूसरा ठोस कौन सा था, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसके अवयवी कण क्या होंगे। ठीक, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि वे ठोस जिनके अवयवी कण आयंस होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयंस होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे में आप लिखेंगे NaCl। ठीक, इसमें Na+ होता है और Cl- होता है, तो ये क्या होते हैं, आयन होते हैं ना, Na+ और Cl- ये आयन होते हैं। NaCl हो गया, इसके बाद आपका NaNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, इसमें भी Na+ होगा, NO3- होगा। ठीक है, CaO हो गया, ये सब क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं ये। ठीक है, इनमें इनके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। जैसे इसमें प्लस माइनस, इसका भी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये आयनिक ठोस होते हैं। ठीक, इसके बाद आप इनके लक्षण लिख लेंगे। आयनिक ठोसों के आपको क्या लिखना है, लक्षण लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आयंस होते हैं ना इनमें। ठीक है, इसीलिए ये काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आप लिखेंगे इनके गलनांक निश्चित एवं उच्च होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी आयनिक ठोस होते हैं ना, ये सॉलिड अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड अवस्था में आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक, तो ये लिखेंगे आयनिक ठोस ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है कि जो NaCl होता है ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ NaCl वाला, इसका आंसर खुद से लिखेंगे। अगर आपको आंसर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले इसका आंसर बताऊंगा, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप नोट करिएगा कि NaCl
ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जलीय विलयन की अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आयनिक ठोस को नोट करिएगा। ये आयनिक ठोस हो गया है, इसका 1-2 लक्षण और आप लिख लीजिए। NaCl वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि विलयन की अवस्था में ये विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आयनिक ठोस के सारे प्रकार हम लोग आयनिक ठोस के लक्षण लिख लेते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के सारे प्रकार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी आयनिक ठोस 2 ठोस और बचे हुए हैं, इसका आपको एक लक्षण और लिखना है, ठीक है। आप एक लक्षण आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आयंस होते हैं तो आप इसमें लिखेंगे कि ये ध्रुवीय विलायकों, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायक आप जानते होंगे, जो हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। आपको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं, ये ध्रुवीय विलायक होते हैं, ये विपरीत आयनों को क्या करते हैं, अपने में घोल लेते हैं। जैसे कि जल हो गया, NaCl को जब हम जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- अपने आयनों में टूट जाता है। और ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, ये कार्बनिक विलायक होते हैं, इनमें केवल कार्बनिक पदार्थ ही घुल पाते हैं, दूसरे नहीं घुल पाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सेम विलायक सेम पदार्थ को ही घोलता है, इसी वजह से इसमें क्या होता है, ये ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुल पाते हैं। तो ये हो गए हमारे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद आपको अगली हेडिंग लगानी है आणविक ठोस। नहीं, आणविक ठोस नहीं, कौन सा था, धात्विक ठोस था। अगला कौन सा है हमारा, तीसरे नंबर वाला, तीसरा था आणविक ठोस। ये हो गया आणविक ठोस, ठीक। आणविक ठोस नहीं यार, मैंने वही फिर से लगा दिया आपको, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हाँ, आपको हेडिंग लगानी है धात्विक ठोस। क्या हेडिंग लगानी है, धात्विक ठोस, ठीक। आणविक ठोस तो पहला वाला ही था, हम तो उसको पहले पढ़ चुके थे। आणविक पढ़ चुके, आयनिक पढ़ चुके हैं, अब धात्विक ठोस पढ़ना है। धात्विक ठोस नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Fe परमाणु है, मान लेते हैं, ये क्या है, Fe का परमाणु है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे Fe परमाणु आपस में जब मिलेंगे तो एक धात्विक परमाणु या एक धात्विक ठोस का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से ये धात्विक ठोस बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, धात्विक ठोसों में ये इसका पॉजिटिव वाला भाग होता है, ये इसका नाभिक होता है, ठीक है, धनायन बोलते हैं जिसको, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं। इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में ऐसे घूमते रहते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन बाहर मुक्त रहते हैं। और धनायन, इसका नाभिक जो रहता है वो कैसा होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा धात्विक ठोस होता है। धात्विक ठोस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनका धनायन बीचों बीच फिक्स रहता है और इलेक्ट्रॉन इनके मुक्त अवस्था में इनकी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो धात्विक ठोस में आप उदाहरण इनके लिख सकते हैं, जैसे में जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी,
कॉपर, ठीक, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, धात्विक ठोस होते हैं। धात्विक ठोस के अब आप लक्षण लिखेंगे। धात्विक ठोस के लक्षण क्या हो जाएंगे, लक्षण में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इनके गलनांक, इनके गलनांक निश्चित एवं उच्च होते हैं, निश्चित एवं उच्च होते हैं। इनके गलनांक आयनिक ठोसों से भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे, आप देख रहे थे कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से धात्विक ठोस सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धात्विक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों करते हैं। जैसे कि लोहे की रॉड हो गई है तो उसमें विद्युत का चालन क्यों होता है, उसमें विद्युत का चालन इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे धात्विक ठोस, धात्विक ठोस ठोस अवस्था में, धात्विक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। इनके इसी गुण का उपयोग करके आपको पता है विद्युत के सारे तार बनाए जाते हैं। जितने भी विद्युत के तार होते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के सारे तार इनके इसी गुण का उपयोग करके ही बनाया जाता है। इसके बाद आप इनका तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके गलनांक उतनांक वाला हो गया, इनका विद्युत का चालन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये धातुएं होती हैं तो इनमें आपको पता है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ये आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक, आघात वर्धनीय आप जानते हैं किसी भी धातु को पीट पीट करके जब पतली पतली चादरों के रूप में बदला जाता है तो उसको बोला जाता है आघात वर्धनीय। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं ये तन्य होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो ये हो गया आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बाद एक और बच रहा है हमारा, इसको हमने क्या बोला था, सहसंयोजी या जालक ठोस। आपको उसको और पढ़ लेना है तो हमारे ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हो जाएंगे। आप एक बात याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। जो लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनमें आता है आयनिक ठोस क्या है, या फिर आणविक ठोस के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपके धात्विक ठोस के बारे में पूछ लेगा। इनके बारे में पूछ लेता है कभी कभी 1-2 नंबर में, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इनको पूछे ना पूछे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे NaCl वाला क्वेश्चन वो आपको पूछता ही पूछता है, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है, कोशिश करना है उसका आंसर लिखने का। इसके बाद चौथा जो हमारा है सहसंयोजी। चौथा क्या है, सहसंयोजी या जालक ठोस, सहसंयोजी या जालक ठोस। ठीक है, ये हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपको पता है, सहसंयोजी या जालक। ठीक है, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सहसंयोजी या जालक ठोस कहते हैं। ठीक, इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल आप लिखेंगे। जैसे में आप लिख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, आप ये 2 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, इनको ही लिखिएगा। तो ये होते हैं हमारे सहसंयोजी या जालक ठोस। ठीक, इसके बाद आप इनके लक्षण लिखेंगे। लक्षण में आप लिखेंगे क्या, ये मृदु ठोस, मृदु ठोस ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा हीरा को छोड़कर। हीरा तो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, यानी कि
अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर हीरा ही होता है। तो ये एक्सेप्शन में होता है, अपवाद होता है, हीरा को छोड़कर। ठीक, तो ये मृदु ठोस होते हैं। ठीक, इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट आप लिख सकते हैं इनमें विद्युत का चालन होता है। ठीक, अपवाद में आपको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा हीरा को छोड़कर। अपवाद में आप यहाँ लिख लेना हीरा। ठीक है, हीरा को छोड़कर। हीरे में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। ठीक, इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इनके गलनांक वाला। ठीक है, तो इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक, इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि ये जालक के रूप में रहते हैं। जालक के रूप में व्यवस्थित होने की वजह से ही इनके गलनांक बहुत ही उच्च हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्रिस्टलीय ठोस के चारों प्रकार हो गए हैं। हमारा आणविक ठोस हो गया, आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया और सहसंयोजी या जालक ठोस हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्रिस्टलीय ठोस के साथ चारों प्रकार हो गए हैं। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लेता है। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको लिखेंगे। इन चारों प्रकार के ठोस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबके आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है इनके आंसर लिखने हैं खुद से। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन NaCl वाला था जो आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी से लिखना है, हीरा और ग्रेफाइट से, कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको लिखना है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों? इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप लिख के आएंगे। इसके बाद मैं दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।